Assalamu alaikum and welcome back to Intellect Coaching Center YouTube channel in the series of lectures for computer science for 9th class. Today we are going to cover lecture number 6 of unit number 1, which is fundamental of computers. So अभी तक हम लोगों ने जो है वो दो मेजर टॉपिक्स कवर कर लिए इस चैप्टर के, दैट इज इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड रोल ऑफ कंप्यूटर। आज हम लोग कंप्यूटर हार्डवेयर स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं और आज कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर जो है पहला सब टॉपिक इंशाल्लाह कवर करेंगे हम लोग, दैट इज सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट के अंदर फर्दर जो है वो तीन टॉपिक्स हैं, मदरबोर्ड है, माइक्रो प्रोसेसर और बसेस है। माइक्रो प्रोसेसर को फर्दर बाइफरगेट किया गया है 5 टॉपिक्स के अंदर और बसेस को फर्दर बाइफरगेट किया गया है 3 टॉपिक्स के अंदर। सो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो कंप्यूटर हार्डवेयर जब चैप्टर स्टार्ट हुआ तो मैंने बहुत तफसील से डिस्कस किया था कि जिस तरीके से इंसान है उसके पास दो चीजें हैं, एक उसका उसकी बॉडी है और दूसरी उसकी रूह है। तो जो इंसान की बॉडी है, जो जो फिजिकल पार्ट है, दैट इज कॉल्ड द हार्डवेयर ऑफ अ ह्यूमन। तो मैंने कंप्यूटर से मिसाल देने की कोशिश की थी कि जो टचेबल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर। यहाँ भी वही बात आ रही है। सो कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। कंप्यूटर दो चीजों पे मुश्तमिल होता है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के ऊपर। सॉफ्टवेयर क्या चीज है? सॉफ्टवेयर इज द प्रोग्राम एंड एप्लीकेशंस दैट रन ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वो चीज है जो कि कंप्यूटर के ऊपर रन की जाती है, उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। हार्डवेयर इज द फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर दैट रन प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशंस। हार्डवेयर वो पार्ट है जिसको जो कि फिजिकल पार्ट है कंप्यूटर कंप्यूटर का, जिसके ऊपर जो है वो प्रोग्राम्स और एप्लीकेशंस को रन किया जाता है। हार्डवेयर कैन बी सीन एंड टच वाइल सॉफ्टवेयर कैन नॉट। हार्डवेयर को छुआ भी जा सकता है जबकि सॉफ्टवेयर को छुआ नहीं जा सकता। कभी ऐसा हुआ है कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को जो है वो अपनी जेब में रख के घूम रहे हो, या वीएलसी मीडिया प्लेयर को आप अपनी जेब में रख के घूम रहे हो, या आप उनको छू सकते हो? तो ऐसा नहीं है। हाँ, वो वीएलसी मीडिया प्लेयर जैसी चीज रोड्स पे रखी हुई होती है वो ब्लॉकेज के लिए, लेकिन वो वीएलसी मीडिया प्लेयर नहीं होता बेसिकली। तो बहरहाल हार्डवेयर जो है वो उसको आप टच भी कर सकते हैं। मिसाल क्या हो सकती है? माउस है, कीबोर्ड है, हम बाजार से खरीद के लेकर आते हैं, अपने हाथों में पकड़ कर लेकर आते हैं। कभी ऐसा हुआ कि आप पबजी का गेम अपने हाथों में पकड़ कर लेकर आए हो? द आंसर इज नो। हाँ, अब आप वो कह रहे हो कि मैंने सीडी में लेकर आया था। आप सीडी लेकर आए थे, आप पबजी को पकड़ के नहीं लेकर आए थे। आप एमएस ऑफिस की सीडी लेकर आए थे, आप एमएस ऑफिस को यूएसबी में लेकर आए थे, आप एमएस ऑफिस को लैपटॉप में लेकर आए थे। आप एमएस ऑफिस को छू नहीं सकते बेसिकली। तो एमएस ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है, सीडी है, हार्ड डिस्क है, यूएसबी है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं हार्डवेयर की। So computer hardware is a collection of all physical parts and or components of a computer. It includes the computer casing, the CPU or the central processing unit, computer memory, VGA graphics card, sound card and the motherboard. अब यहाँ पे सारी मिसालें दी हुई हैं और इन तमाम चीजों को आप छू भी सकते हैं और आप महसूस भी कर सकते हैं। जिसमें VGA ग्राफिक्स कार्ड की मिसाल दी हुई है, कंप्यूटर मेमोरी यानी कि रोम रैम की बात की जा रही है, हार्ड डिस्क की बात की जा रही है, फ्लैश ड्राइव की बात की जा रही है, यूएसबी की बात की जा रही है, आपके मोबाइल के अंदर मौजूद मेमोरी कार्ड की मिसाल दी जा रही है। साउंड कार्ड जिन जिन कंप्यूटर्स के अंदर नहीं होता, अलग से आप साउंड कार्ड लगवाना पड़ता है। कुछ कुछ कंप्यूटर्स के अंदर वीजीए कार्ड खराब, वीजीए मतलब का इसका मतलब ये है कि डिस्प्ले कार्ड खराब हो जाए तो फिर आप अलग से वीजीए कार्ड भी उसके अंदर इंस्टॉल करवाते हैं। तो फिर मदरबोर्ड एक बहुत डिटेल चीज है, आइए जरा उसको डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, सिस्टम यूनिट की बात करते हैं। इसका इसका जो फर्स्ट जो टॉपिक है, सब टॉपिक है, अ सिस्टम यूनिट इज द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट कंटेन्स द प्राइमरी डिवाइसेस। The system unit performs operations and produces results for complex calculations. It includes the motherboard, CPU, RAM, and other components as well as the case in which these devices are enclosed. तो सिस्टम जैसे आप देखना, हम आप आमतौर पे ऐसे बात कर रहे हैं तो हमारे पास कौन सा सिस्टम है। जब हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास कौन सा कंप्यूटर है, हम आमतौर पर ये नहीं पूछते कंप्यूटर कौन सा है, हम बोलते तुम्हारे पास सिस्टम कौन सा है। तो सिस्टम का मतलब वो पूरी एक केसिंग है, जिसको आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, एक सीपीयू टाइप की चीज होती है। उसके अंदर रैम भी लगी हुई है, उसके अंदर हार्ड ड्राइव भी लगी हुई है, उसके अंदर सीडी रोम भी लगी हुई है। पुराने जमाने में उसके अंदर फ्लॉपी डिस्क भी लगी हुई होती थी। और आजकल के जमाने में लोग चूंकि गेमिंग करते हैं तो उसके अंदर ग्राफिक्स कार्ड भी इंस्टॉल करवाते हैं एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो आइए जरा मदरबोर्ड के बारे में स्टडी करें। तो मदरबोर्ड का नाम मदरबोर्ड पर तो समझेंगे क्यों होगा, इसका पुराना नाम था हार्ड बोर्ड। ठीक है जी। तो बहुत सख्त होता है ये, इसको बैल तोड़ना भी किसी हद तक मुश्किल काम हुआ करता था। तो मदरबोर्ड जो है उसका नाम था पहले हार्ड बोर्ड, और इसका नाम मदरबोर्ड क्यों पड़ गया? जस्ट थिंक अबाउट योर फैमिली, कि आपकी जो फैमिली है वो पूरी की पूरी किससे कनेक्टेड है? सो द आंसर इज मदर। चाहे आपके फादर हो, चाहे आपकी बहन हो, चाहे आपका भाई हो, चाहे आपकी दादी हो, या कुछ भी हो, सब लोग जो कनेक्टेड हैं वो आपकी मदर से कनेक्टेड हैं। कहते हैं कि अगर वालिद साहब बीमार पड़ जाएं तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे, सिर्फ मुआश का फाइनेंशियल मसला बन सकता है। लेकिन अगर वालदा की तबीयत खराब हो जाए या अल्लाह ना करे वालदा का इंतकाल हो जाए
तो पूरी फैमिली ही डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि एवरीवन इन द फैमिली इज कनेक्टेड विद मदर। सो मदर करती क्या है कि वो सबकी ख्वाहिशात का, सबकी जरूरियात का जो वो ख्याल रख रही होती हैं। और सेम इज द केस विद मदर बोर्ड इन कंप्यूटर सिस्टम। यही रोल जो है वो मदरबोर्ड का भी है। ये आपके सामने, अगर आप लोगों ने कभी कंप्यूटर खोल के या लैपटॉप खोल के देखा हो तो आपने ये शक्ल जरूर देखी होगी। ठीक है, इसके अंदर रैम भी लगती है, इसमें हार्ड डिस्क भी लगती है, इसमें प्रोसेसर भी लगता है। इसमें अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो देखिए ये आपका साउंड कार्ड लगा हुआ है, और ये दो दो रैम्स की स्लॉट भी लगी हुई है। ये यूएसबी पुट इन करने के लिए जगह लगाई हुई। यूएसबी का मतलब ये है कि इसमें आप माउस भी लगा सकते हैं, आप कीबोर्ड भी लगा सकते हैं। ठीक है जी, ये पुराने जमाने के जो कीबोर्ड और माउस थे वो यहाँ पे लगा करते थे, यहाँ पे आपका प्रोसेसर लग जाता है। और सॉन्ग्स और इसके अलावा बेशुमार और चीजें, यहाँ पे आपका प्रोसेसर लगता है। और ठीक है, यहाँ पे एक फैन भी लगा हुआ होता है। और बेशुमार सी चीजें हैं जो बहरहाल मैं कुछ को जानता हूँ, कुछ को नहीं भी जानता। इसमें कैपेसिटर्स भी लगे हुए हैं, इसमें रजिस्टर्स भी लगे हुए हैं। ये देखिए, ये रेड और येलो कलर के जो कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, रजिस्टर्स होंगे ये। और कैपेसिटर्स आई गेस ये वाले कहलाते हैं, ये डायोड्स कहलाते हैं बेसिकली, ये जो है ना, इनकी तीन डंडियां होती हैं। बहरहाल, anyways, the point that needs to understand is that everything in the computer system is must be connected to the motherboard. अगर वो मदरबोर्ड से कनेक्टेड नहीं है तो वो चल ही नहीं सकती है। आप मुझे पूरे कंप्यूटर के अंदर कोई एक ऐसी चीज बता दीजिए जो कि मदरबोर्ड से कनेक्टेड ना हो, एंड आप जिंदगी भर सोचते रह जाएंगे, आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं मिलेगी जो मदरबोर्ड से कनेक्टेड ना हो। ठीक है जी, आइए पढ़ते हैं। द मदरबोर्ड इज द मेन बोर्ड विच कनेक्ट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग जनरल कंपोनेंट्स: माइक्रोप्रोसेसर, स्लॉट्स, ports, buses, RAM, ROM, and other electronic components, for example, resistors, capacitors, diodes, transistors, jumpers, etc. ठीक है जी, जो मैंने भी आप लोगों से बात की तमाम चीजें जो हैं वो मदरबोर्ड से कनेक्टेड होती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो दूसरी मिसाल दी जा रही है वो आपके दिमाग के नर्वस सिस्टम की दी जा रही है। देखिए, आपको एक बात पता होनी चाहिए, ये जो आपकी आंखें हैं ये सिर्फ एक कैमरा है। ये जो आपके कान है ये सिर्फ एक सेंसरी ऑर्गन है, जो कि करते क्या है, इनपुट लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ वॉइस। ठीक है, आप जो बोलते हैं वो आपकी जबान बोलती है, सिर्फ जबान का काम सिर्फ बोलना है। आप जो टच करते हैं, मेरी बॉडी का काम सिर्फ टच वाले सेंस को रिसीव करना है। इन तमाम चीजों को इंटरप्रेट करना आपके नर्वस सिस्टम का काम होता है। मैंने क्या चीज देखी, मैंने अच्छी देखी, मैंने खराब देखी, आंखों ने तस्वीर खींच ली है, आंखों ने वीडियो बना ली है, लेकिन इस चीज को इंटरप्रेट मेरा दिमाग करता है। मुझे मुझे किसी ने छुआ है, या मुझे ठंडा महसूस हो रहा है, या मुझे गर्मी महसूस हो रही है, ये मेरा हाथ महसूस नहीं करता, ये मेरा ब्रेन महसूस करता है। मैंने कोई आवाज सुन ली, कानों का काम क्या था, आवाज को सिर्फ सुन लो। अब वो आवाज अच्छी है, बुरी है, कैसी है, सुरीली है या नहीं है, इन तमाम चीजों का फैसला करना ये मेरे दिमाग का काम है, ये मेरे नर्वस सिस्टम का काम है। तो एवरीथिंग इन द बॉडी बिलोंग्स टू योर नर्वस सिस्टम। और मैं एक मेडिकल साइंसेस का स्टूडेंट भी हूँ इस वक्त। तो हम ये पढ़ते हैं कि इंसान की ज्यादातर बीमारियां जो है ना वो नर्वस सिस्टम से होती है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, फिर आगे चलता हूँ। कि आमतौर पे जब एग्जाम्स के दिन करीब आते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स के ना तो का पेट खराब हो जाता है। अब वो ये समझते हैं कि यार हम तो 2 दिन से कुछ खाया ही नहीं, हमने ना बाहर का खाना खाया है, ना हमने कोई लाइक शादी का खाना खाया, ना हमने कोई ओवर ईटिंग करी है, एंड एवरीथिंग वाज रियली गुड, तो ये पेट क्यों खराब हो गया? द आंसर इज कि पेट खराब इसलिए हुआ क्योंकि उनको एग्जाम की टेंशन है। अब वो टेंशन है कहाँ पर? आपके ब्रेन में, आपके नर्वस सिस्टम के अंदर। तो वो करता है क्या है, वो प्रेशर पुट करता है आपके एब्डोमेन के ऊपर, और वहां पे आपको वो चीज आपकी खराब हो जाती है। उसूल बेसिकली मेडिकल साइंसेस का ये है कि आपकी बॉडी पार्ट का जो भी हिस्सा वीक होगा वो उस पे जाके अटैक कर देगा। ठीक है जी, तो आमतौर पे ये हमारा जो पेट है, क्योंकि हम लोगों ने बाहर की चीजें खा खा कर, ओवर ईटिंग कर 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 रातों में 2-2 बजे खाना खाना, आई मीन डजंट मेक एनी सेंस, लेकिन हम खाते हैं तो उसकी वजह से हमारा जो मैदा वो होता है वो भी बेचारा बोलता है यार एक कोई टाइम होता है, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, रात को 2 बजे कौन खाना खाता है। एनीवेज, द पॉइंट इज कि वो हमारा वीक हो चुका होता है। तो जब हमारे पास हमारे को कोई भी प्रेशर पड़ता है ना, अच्छा अब्बा को ऑफिस की कोई टेंशन हो गई है, बॉस ने कुछ बोल दिया है, अब्बा का जो है वो पेट खराब हो गया। ठीक है जी, वजह क्या है कि भाई खाया कुछ भी नहीं है, लेकिन चूंकि वो नर्वस सिस्टम के ऊपर अटैक कर गया है, तो इसलिए आपकी जो वीक पार्ट ऑफ बॉडी का वो
और वो मुतासिर हो जाता है। आइए अब इसको पढ़ते हैं। जस्ट लाइक नर्वस सिस्टम, इट अलाउज कम्युनिकेशन बिटवीन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। We can find CPU, memory slots, expansion slots, and number of chipset on motherboard. मदरबोर्ड्स आर मेड ऑफ लेयर्ड फाइबर ग्लास। अच्छा, शुरू में जो बात हो रही है, जो मैंने बता दी आपको कि जिस तरह से हमारा नर्वस सिस्टम होता है, तो जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही होती है पार्ट्स और पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम के, वो वो इसके थ्रू हो रही होती है, मदरबोर्ड के थ्रू होती है। इसके अंदर सीपीयू भी होता है, मेमोरी स्लॉट्स भी होती है, एक्सपेंशन स्लॉट्स भी होती हैं, नंबर ऑफ चिपसेट्स भी होते हैं, तमाम चीजें। अच्छा, इसके अलावा मदरबोर्ड जो है वो फाइबर ग्लास से बनाया जाता है। These layers contains copper lines that form the circuitry by which electrical signals are provided to all parts of the computer. Various components of computer may be attached, detached, and upgraded on the motherboard according to the need of the user. अब देखिए यहाँ पर तीन चीजों की बात हो रही है कि आप मदरबोर्ड की मदद से चीजों को अपग्रेड भी कर सकते हैं, आप डी अटैच भी कर सकते हैं, और आप साथ साथ इसके अटैच भी कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर मेरे लैपटॉप में 8 GB की रैम लगी हुई है, मैं चाहता हूँ कि यार ये 16 GB की रैम हो जाए। तो अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं बाजार से जाकर एक 16 GB की रैम लेकर आ जाऊं, या दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये कि 8 GB तो ऑलरेडी है, तो मैं 8 GB की रैम और इंस्टॉल कर लूँ उसके अंदर। तो मैं क्या करूंगा, मैं 8 GB की रैम उसके अंदर इंस्टॉल कर लूंगा, तो 8 + 8 बिकम 16 GB। तो मैंने क्या किया, अपने सिस्टम को अपग्रेड कर दिया। या मुझे बाद में एहसास हुआ इस बात का कि यार अब बस ये लैपटॉप मेरे किसी काम का नहीं रहा, मैं बच्चों को दे देता हूँ ये खेलने के लिए, या वो वीडियोस बैठ के देख ले यूट्यूब के ऊपर। सो मैं क्या करूंगा, उसमें से एक रैम मैंने निकाल दी, 16 GB की, मतलब 8 + 8 = 16 GB की रैम उसके अंदर मौजूद थी। मैंने कहा कि अब यूट्यूब की वीडियोस देखने के लिए 16 GB की रैम इस्तेमाल करना बिल्कुल बेकार सी बात है। तो वाई नॉट, मैं क्या करता हूँ कि मैं एक 8 GB की रैम में निकाल लूँ। तो मैंने क्या किया, उससे डी अटैच कर दिया। अच्छा, सेम इज द केस, हम लोग रोजाना की बुनियाद पे तकरीबन ये काम कर रहे होते हैं कि माउस लगा दिया, माउस निकाल दिया, कीबोर्ड लगा दिया, कीबोर्ड निकाल दिया, एंड सो फोर्थ। तो अपग्रेड भी कर सकते हैं, अटैच भी कर सकते हैं, और डी अटैच भी कर सकते हैं मदरबोर्ड से। मदरबोर्ड्स आल्सो हैव कनेक्टर्स कॉल्ड पोर्ट्स। दीस पोर्ट्स आर यूज्ड टू कनेक्ट इनपुट, आउटपुट एंड अदर पेरिफेरल डिवाइसेस, जिसकी मैं आप लोगों से जिक्र कर रहा था कि हमारे पास यूएसबी की पोर्ट भी होती है, हमारे पास जो हम लोग साउंड सुनने के लिए जब स्पीकर्स लगाते हैं तो उसकी भी पोर्ट्स होती हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। Moving forward towards the microprocessor. So, तो माइक्रो प्रोसेसर को बेसिकली हम लोग सीपीयू भी कहते हैं। हम लोग, एक तासुर हुआ करता था पुराने जमाने में कि वो जो बड़ा अच्छा डब्बा और बड़ी सी केसिंग हुआ करती थी, उसको हम लोग सीपीयू कहते थे। आजकल के जमाने में आप और में बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि हम लोग कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, हम लोग आमतौर पर लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं। तो पुराने जमाने में जो बड़ी सी केसिंग हुआ करती थी, तो उसको हम लोग आमतौर पर सीपीयू कहा करते थे। हालांकि सीपीयू बस ये होता है, ये जो आपको छोटा सा दिख रहा है ना, इसको सीपीयू बोलते हैं, जिसको हम लोग माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। CPU microprocessor is the brain of computer. Just think about it. सब कुछ सोचने की, सारी कैलकुलेशंस, मैनिपुलेशन, सारे डिसीजन मेकिंग की पावर इसके पास है। बाकी तमाम चीजें इसको फैसिलिटेट करती हैं। भाई इसको आप इंसान की तरह समझ लीजिए ना, ये हाथ है, पाँव है, आंखें हैं, कान है, जबान है, बाकी हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं, ये सारे फैसिलिटेट करते हैं ब्रेन को। कि मेरे ब्रेन को इनपुट चाहिए, तो मैंने अपने सेंसरी ऑर्गन से सेंस करके उसको मैंने सिग्नल भेज दिया। मेरे ब्रेन को सिग्नल चाहिए था, तो मैंने किसी की आवाज सुन ली, किसी का सवाल सुन लिया। अब उस सवाल को इंटरप्रेट करना, ट्रांसलेट करना, और मुझे क्या जवाब देना है उसको तैयार करना, ये सारा का सारा ब्रेन का काम है। ठीक है जी। इसी तरीके से पूरे आपके पास माउस है, कीबोर्ड है, स्पीकर्स हैं, जॉयस्टिक है, प्रोजेक्टर है, बाकी तमाम चीजें हैं। ये तमाम चीजें साथ मदद करेंगी, लेकिन किसकी मदद करेंगी, ब्रेन की मदद करेंगी, ताकि ब्रेन डिसीजन मेकिंग कर सके। तो सीपीयू या फिर माइक्रो प्रोसेसर जो है वो कंप्यूटर का ब्रेन है। द माइक्रो प्रोसेसर इज अ चिप कंटेनिंग मिलियंस ऑफ टाइनी ट्रांजिस्टर्स। और मैं जिस वक्त लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं अगर यहाँ पे मिलियंस की जगह बिलियंस को मैं रिप्लेस कर दूं, तो कोई हर्ज नहीं है उसके अंदर। बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स मौजूद होते हैं। These transistors manipulate data. Microprocessor performs all the calculations necessary to make the computer work. These calculations are performed at very high speed and accuracy. Microprocessor is made up of silicon. The microprocessor fetches, decodes, executes, and stores all the instructions given by the user or any other device. अब देखिए यहाँ वही बात आ गई है
कि या तो कोई इसको इंस्ट्रक्शन दे रहा होगा यूजर, या फिर कोई डिवाइस दे रही होगी। ठीक है, इंसान का भी ऐसे बिहेवियर है। मैंने हमेशा बताया ना कि आप अगर इंसान को समझना शुरू कर देंगे, आपको कंप्यूटर साइंस आसानी से समझ में आना शुरू हो जाएगी। इंसान को भी या तो अम्मा अब्बा को हुक्म दे रहे होंगे, कोई टीचर आपको कोई बात कह रहा होगा, कोई दोस्त आपको बात कह रहा होगा कि यार ये वाला काम कर लो, तो आप वो वाला काम कर लेते हैं। या फिर आपको कोई सेंसरी ऑर्गन, आपको गर्मी लगी, आप एकदम रूम के अंदर आ गए, आपने एसी ऑन कर लिया, तो आपकी बॉडी ने आपको जो है ना वो ये इंस्ट्रक्शन दिए कि भाई बाहर गर्मी है, बाहर मत जाओ, बल्कि अंदर रूम के अंदर आ जाओ और एसी के अंदर बैठ जाओ। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, द स्पीड ऑफ कंप्यूटर मेनली डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ माइक्रोप्रोसेसर, अ माइक्रोप्रोसेसर दैट हैज फास्टर क्लॉक स्पीड मेजर्ड इन गीगाहर्ट्ज एंड मोर कोर्स एंड कैशे वर्क्स फास्टर। अब देखें, यहाँ पे समझने की बात क्या है कि अगर आप कंप्यूटर खरीदने के लिए जा रहे हैं और आपने डिसाइड करना है कि आपने कौन सा कंप्यूटर खरीदना है, कितना तेज कंप्यूटर खरीदना है, तो उसमें आपको तीन चीजें चेक करनी पड़ेंगी। जो पहली चीज है वो ये है कि आपके माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड कितनी है, बहुत मैटर करती है। लोग रैम बढ़वा लेते हैं, लोग अपनी हार्ड डिस्क बढ़वा लेते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। यू हैव टू, योर मेन फोकस शुड बी ऑन माइक्रो प्रोसेसर, कि आपकी जो माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड है वो गीगा हर्ट्ज के अंदर ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। आमतौर पे 3.5 3.3 गीगा के प्रोसेसर बहुत अच्छे होते हैं। कुछ जगहों पे तो 4 गीगा के भी मिल जाते हैं, लेकिन वो बहरहाल काफी एक्सपेंसिव होते हैं, तो 3.3 3.5 इज क्वाइट इनफ। अच्छा, इसी तरीके से जितनी ज्यादा कोड्स होंगी, देखिए पुराने जमाने में जो हमारे पास कंप्यूटर्स हुआ करते थे वो पेंटियम हुआ करते थे, पेंटियम 3 पेंटियम 4 ना, बहुत स्लो, एक कोर हुआ करते थे उसके अंदर। उसके बाद फिर मल्टी कोर प्रोसेसर आने लग गए। आजकल जो सीरीज चल रही है जिसमें मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों का, तो उसमें Core i9, Core i7, तो ये वाले कंप्यूटर्स, इसको आई की जो सीरीज है ना, इवन के आपकी जो बुक में जो तस्वीर लगी हुई है वो Core i5 की सिस्टम की लगी हुई है। तो कितनी कोर्स मौजूद है वो डिपेंड करता है, और फिर उसकी कैशे कितनी ज्यादा है, वो चीज मैटर करती है। कैशे बेसिकली बहुत एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन अभी इंशाल्लाह आगे आ भी जाए। All right, moving forward towards the components of microprocessor, basically पांच components होते हैं, quickly इसको देख लेते हैं। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है, क्लॉक है, इसके अलावा कैशे और रजिस्टर्स, ये टोटल पांच इसके कंपोनेंट्स होते हैं। अब नाम से पता चल रहा है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट करता क्या है, कि जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सारे के सारे काम अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं। लॉजिकल ऑपरेशंस आप लोग इंशाल्लाह मैट्रिक में जाकर आपने तकरीबन सेकंड लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। उसमें आप लोग एंड पढ़ते हैं, और होता है, और नॉट, ये तीन बुनियादी किस्म के लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं। तो ये एएलयू वाला जो पार्ट है ना, ये करता क्या है, ये जितने भी अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं उनको परफॉर्म करता है। कंट्रोल यूनिट की मिसाल मैं बिल्कुल ऐसे देता हूँ कि जैसे हमारे यहाँ जो ये पुलिस कांस्टेबल्स होते हैं, पुलिस कांस्टेबल, यस हाँ, जो ट्रैफिक, मैं ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल्स की बात कर रहा हूँ, जो ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे होते हैं, कंट्रोल यूनिट यही काम कर रहा होता है। तो वो इस चीज को मेंटेन करता है कि कोई भी चीज आपस में मिक्स ना हो जाए, और वो सिग्नल्स भेज रहा होता है कि कौन से डेटा को किस वक्त कहाँ पर जाना है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। The third thing is clock. Clock generates pulses and instructions are executed on the basis of pulses. Clock speed is measured in megahertz and gigahertz। जो भी मैं ऊपर बात कर रहा था ना आपसे कि भाई क्लॉक स्पीड आपकी तेज होनी चाहिए, यानी कि जितनी ज्यादा क्लॉक स्पीड अच्छी, जितनी ज्यादा होगी क्लॉक स्पीड, उतनी ही ज्यादा आपकी कंप्यूटर की स्पीड भी अच्छी होगी, वो उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकेगा। ऑलराइट, जो नेक्स्ट है वो है रजिस्टर्स। और रजिस्टर जो है ना वो बहुत शॉर्ट टर्म मेमोरी होते हैं, और टेम्परेरी स्टोरेज है ये, और इस पे ये आजकल जो अवेलेबल है, इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोग्रामिंग मॉडल विच मे बी ऑफ 8 बिट्स, 16 बिट्स, 32 बिट्स एंड 64 बिट्स। आजकल की दुनिया में जिस वक्त मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो दो ही वेरिएंट्स आते हैं, एक 32 बिट का है और एक 64 बिट का है। इन दोनों में से वैसे बेहतर 64 बिट होता है, मालूमात के लिए अर्ज कर रहा हूँ। अच्छा, फिर नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैशे। ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है, और आजकल की दुनिया में इसका इसकी इसकी वजह से लोग अपनी कंप्यूटर की स्पीड है वो बढ़वाते हैं, अगर वो कैशे अपनी बढ़वा लें तो। अच्छा, कैशे इज एन इंटरमीडिएट स्टोरेज एरिया व्हिच इज अवेलेबल इनसाइड माइक्रोप्रोसेसर। द इमीडिएट प्रोसेस इंफॉर्मेशन is stored in cache. The cache inside the microprocessor is called internal cache and outside is called external cache. इसका फायदा मैं समझा देता हूँ, बाकी तो आपको तर्जुमा समझ में आ ही गया होगा कि जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सबसे पहले सेव कहाँ पर होती है, तो जाके कैशे में सेव होती है। ठीक है जी। अच्छा, अब होता क्या है कि आप अपने कंप्यूटर में जो भी काम करते हैं ना, तो कंप्यूटर पहले ही देखता है कि क्या आपने ये काम पहले कभी किया है। अगर आपने वो काम पहले कभी किया हुआ होता है तो वो आपको कैशे में से ला के दे देता है। अच्छा, सेम इज द केस विद योर गूगल क्रोम।
आप इंटरनेट पे कोई चीज सर्च करने के लिए जाते हैं या गूगल क्रोम पे कोई चीज सर्च करते हैं, तो वो पहले चेक करता है कि आपने यदि वेबसाइट पहले कभी विजिट करी है तो वो आपकी कैशे में मौजूद होती है। अगर वो आपने विजिट की हुई होती है तो वो आपको कैशे में से ला के दे देता है। तो वो करता है कि अपना रिट्रीवल टाइम कम करता है कि यार अब जो जाहिर सी बात है पूरी वेबसाइट तो नहीं भी होती ना, उस पूरी वेबसाइट में 70% पोर्शन तो सेम ही होता है। तो वो 70% आपको पुरानी लाके दे देगा, 30% जो नई चीज अपडेट हो गई है वो लाके आपको दे देगा। तो ये कमाल है बेसिकली कैशे का। आइए जरा बसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। आज का आखिरी टॉपिक होगा ये। बस आपको पता ही है लोकल बस का काम क्या होता है हमारे यहाँ। बस का काम ये होता है कि किसी भी चीज को, मतलब हमारे यहाँ बस का काम ये है कि पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके चला जाया जाए। सेम इज केस विद कंप्यूटर बसेस, तो बसेस के अंदर भी यही होगा कि चीजों को ट्रांसफर करना है, हमें मूवमेंट करवानी है। इन कंप्यूटर बसेस आर द इलेक्ट्रिक पाथ ऑन विच डेटा इज सेंड एंड रिसीव बाय डिफरेंट कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे डेटा को जो है वो भेजा भी जाता है और रिसीव भी किया जाता है मुख्तलिफ कंपोनेंट्स की मदद से। दे आर जस्ट लाइक रोड्स। एज रोड्स कनेक्ट डिफरेंट प्लेसेस, बसेस कनेक्ट ऑल द पार्ट्स द कंप्यूटर टू ईच अदर। ठीक है जी, जो बात अभी आप लोगों से कर रहा था कि जो नॉर्मल बस होती है उस वो उछलती किस चीज के ऊपर है, उछलती है रोड्स के ऊपर। और रोड कनेक्ट क्या कर रही होती है, एक रास्ते को दूसरे रास्ते से कनेक्ट कर रही होती हैं। दे ऑल्सो कनेक्ट ऑल इंटरनल कंपोनेंट्स ऑन द मदरबोर्ड। तीन किस्म की बसेस होती है हमारे पास, कंट्रोल बस, डेटा बस और एड्रेस बस। अब इसकी मिसाल, इसको मैं मिसाल देकर समझाने की कोशिश करता हूँ। मिसाल के तौर पर मेरे पास दो ड्राइव्स हैं, एक है सी ड्राइव और दूसरी है डी ड्राइव। और सी ड्राइव में एक फोल्डर है उसका नाम है कंप्यूटर, उसको मैं कॉपी पेस्ट करना चाहता हूँ डी ड्राइव के अंदर। ठीक है जी, सी ड्राइव के अंदर कंप्यूटर का फोल्डर है, मुझे पेस्ट करना है उसको डी ड्राइव के अंदर। अच्छा, कंप्यूटर के अंदर सब फोल्डर्स मौजूद हैं। मैं अपनी किताब की मिसाल के तौर पर मेरे पास पूरा जो सेट मौजूद है ना वो कंप्यूटर के नाम से है। और उसके अंदर लेट्स सपोज 7 चैप्टर्स हैं। हर चैप्टर के अंदर उसके असाइनमेंट्स मौजूद हैं, क्विज़ेस मौजूद हैं, उसके एमसीक्यूज मौजूद हैं, उसके क्वेश्चन आंसर्स मौजूद हैं, उसकी लेक्चर वीडियोस की जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो मौजूद हैं। ठीक है, मतलब ये सब फोल्डर्स मौजूद हैं। अब कमाल की बात देखिएगा कि मैं जब कॉपी करता हूँ सी ड्राइव से उसको डी ड्राइव में, ये सारा का सारा डेटा कॉपी हो जाता है। और मजाल है कि इतने सारे फोल्डर्स में से किसी एक की कोई एक फाइल भी किसी दूसरे फोल्डर में ट्रांसफर हो गई है। नेवर एवर, कभी ऐसा नहीं होता। अब सुनिए ये काम हुआ कैसे। डेटा बस क्या करेगी, वो डेटा कैरी करेगी जो कि मुझे लेकर जाना है, यानी कि जो मेरे फोल्डर्स थे, जो मेरा डेटा था। ठीक है जी। एड्रेस बस के पास उसका एड्रेस रखा हुआ होता है कि मैंने निकलना कहाँ से और मैंने जाना कहाँ से, जाना कहाँ पर है। तो आपने निकलना कहाँ से था, सी ड्राइव से निकलना था, और जाना कहाँ पर था, डी ड्राइव में जाना था। तो आपके पास सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों के एड्रेसेस मौजूद होते हैं। और कंट्रोल बस इस बात को मेक श्योर करती है कि आपस में किसी फोल्डर का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। ना तो सिर्फ किसी फोल्डर का, बल्कि बीच में जो बाकी कंपोनेंट्स काम कर रहे हैं, कंप्यूटर सिस्टम की जो प्रोसेसिंग चल रही है, जो कंप्यूटर के बाकी अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट काम कर रहा है, कंट्रोल यूनिट काम कर रहा है, वो इस कोई कॉन्फ्लिक्ट ना करे। सो ये काम है कंट्रोल बस का। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको पसंद भी आया होगा, समझ में भी आया होगा। और if you have any query, if you have any suggestion, if you have any feedback for me, so do comment in the comment section. I will try my level best to respond to you as soon as possible. Thank you very much. Keep watching. Thank you. Allah Hafiz.